नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बड़ी और अहम जानकारी आपको देंगे। अब्बास की पत्नी निखत को कोर्ट में पेश किया गया है। भारी सुरक्षा बल के बीच में पेशी हुई है कोर्ट में। कोर्ट ने निखत बानो ड्राइवर को रिमांड पर भेजा है। 16 फरवरी तक रिमांड पर भेजा गया है जेल। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मामला क्या है वो समझ लीजिए। अब्बास अंसारी से मिलने के लिए उनकी पत्नी निखत पहुंची हुई थी, एंट्री करी नहीं और प्राइवेट रूम में जो कि कार्यालय के बगल में बना हुआ था वहां पर मुलाकात चल रही थी, लेकिन इस मुलाकात को प्रशासन के संज्ञान में नहीं लाया गया, यानी कि उसकी एंट्री नहीं की गई। अब ऐसा कहा जा रहा है कि निखत बानो ये वहां पर षड्यंत्र के तहत पहुंची थी और अब्बास अंसारी को वहां से लेकर के जाना चाह रही थी, क्योंकि जब पुलिस बल उनके पास पहुंचा है तो निखत बानो ने कहा कि आप जानते नहीं है हम कौन है, हम आपको देख लेंगे। खैर, इस तरह के वीडियो सामने नहीं आए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि जनता टीवी नहीं करता है, लेकिन निखत बानो को इन तमाम बातों की बिना पर जेल भेजा गया। जेल के बाद उनकी आज कोर्ट में पेशी हुई है और अब रिमांड पर भेज दिया गया है। तो वहीं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्यों की मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण मंत्री बेबी रानी मौर्य ने संयुक्त रूप से आगरा में आज पहले दिन दीप प्रज्वलन करते हुए G20 समिट का आगाज किया है, जिसके बाद होटल ताज कन्वेंशन और होटल ताज व्यू में योग कक्षा लगी। सफल महिला नेताओं की सफलता की कहानी सुनाई गई। महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव इंद्रेवर पांडे ने स्वागत भाषण को अंजाम दिया, जिसके बाद G20 के शेरपा अमिताभ कांत का विशेष भाषण सुना गया। G20 समिट 2023 पर केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने भी अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जिसके बाद महिला और बाल विकास मंत्रालय के G20 एम्पावर समूह की इंस्पेक्शन मीटिंग में महिला सशक्तिकरण के चेयरमैन डॉक्टर संगीता रेड्डी ने अपने भाषण को पूर्ण विराम दिया है। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए डिजिटल स्किल्स पर चर्चा की गई, जिसमें यूनाइटेड नेशंस की महासचिव अनीता भाटिया और वैशाली सिन्हा सहित तमाम नेतृत्वकारी महिलाएं शामिल हुई हैं। महिला सशक्तिकरण के मद्देनजर रोल ऑफ डिजिटल स्किल्स एंड फ्यूचर स्किल्स पर चर्चा हुई, जिसके बाद पैनल डिस्कशन नॉन ट्रेडिशनल वर्कफोर्स में महिलाओं के कार्यों पर बात की गई है। शाम को 6 बजे विदेशी डेलीगेशन के साथ आगरा किले का विजिट किया गया, जहां पर प्रोजेक्शन मैपिंग एंड कल्चर प्रोग्राम का आयोजन भी हुआ है। A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency is a watershed moment in our history as India plays an important role of finding the fact that the agency of women is not the responsibility of women alone, the fact that Indian men can champion the cause not only of Indian women but women across the globe is the need of the hour. तो वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन रहा। डॉक्टर्स ग्लोबल इन्वेस्टर्स में मिले भारी भरकम निवेश से बेहद खुश हैं। तो वहीं KGMU के डॉक्टर सूर्यकांत का कहना है कि हम डॉक्टर्स स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिले 35,000 करोड़ के निवेश से उत्साहित हैं। मौजूदा सरकार की मेहनत का असर साफ दिख रहा है और क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आज दूसरा दिन है। ऐसे में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आज दूसरे दिन पे तमाम मालाधिकारी से लेके मौजूद है मंत्रियों से लगातार अलग अलग देशों से के साथ वार्ता चल रहा है। लेकिन खास बात यह है कि उत्तर प्रदेश के आज तो दूसरा दिन है, लेकिन माना जा रहा है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा निवेश हुआ है। ऐसे में डॉक्टरों से भी बातचीत करना बेहद जरूरी हो जाता है। इस वक्त हमारे साथ किंग्स ऑफ मेडिकल के डॉक्टर है सूर्यकांत, उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर वो कितना उत्साहित है इस निवेश को लेकर। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर सेकेंड डे है आज, लेकिन देखा गया कि साफ तौर से कल 32,92,000 करोड़ का निवेश प्राप्त है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से उत्साहित नजर है। डॉक्टर में आपके चेहरे का मुस्कान बता रहा है कि आप बेहद खुश है, क्या लगता है? जी बिल्कुल उत्साहित हैं, बेहद खुश हैं। और देखिए कल जो MOU हुआ है हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में वो 35,000 करोड़ का है। बहुत बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में छलांग लगने वाली है और उत्तर प्रदेश का जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत मजबूती आने वाली है। इससे 11 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, 5 नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे, 5 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इसके साथ नर्सिंग और पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं वो भी नए शुरू किए जाएंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं आपको रोक रही हूँ, जो आपने कहा कि 11 मेडिकल कॉलेज शुरू किया, जिसमें अडानी ने भी शायद सहयोग किया है,
24,000 करोड़ समथिंग। लेकिन इसमें बताया जाए ट्रिपल पी मॉडल के तहत होगा, जी। तो ये थोड़ा समझाइएगा कि क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, देखिए ट्रिपल पी मॉडल ये है, इसको कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट जो है या तो अपना जिला अस्पताल मुहैया कराएगी या जगह मुहैया कराएगी, और उसके बाद जो चलाने की व्यवस्था होगी वो एक प्राइवेट ट्रस्ट की होगी, किसी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जाएगा। एक ट्रस्ट आपके पास कोई होना चाहिए, उस ट्रस्ट के तहत आप चलाएंगे और इसमें जितने नियम कानून है वो सब सरकार के लागू होंगे। यानी उसमें एमबीबीएस पढ़ने वालों की फीस क्या होगी, उसमें जो डॉक्टर्स होंगे उनकी सैलरी क्या होगी, पैरामेडिकल स्टाफ कैसे अपॉइंट होगा, ये पूरी व्यवस्था जो है वो चिकित्सा शिक्षा विभाग करेगा। तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों की युगल जोड़ी से ये जो डबल पावर की ग्रोथ का बात कही जा रही है, हमें लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में ये बहुत बड़ी छलांग है। और सबसे बड़ा फायदा क्या होने वाला है कि 25 करोड़ की जनता है, हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स नहीं थे। अब जब नए मेडिकल कॉलेज और आएंगे, नया नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज आएंगे, तो ये हमारे पास मैन पावर बढ़ेगी, तो हम गांव में भी चिकित्सक उपलब्ध करा पाएंगे, नर्सिंग स्टाफ उपलब्ध करा पाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे प्रदेश में जो एक ऐसा बड़ा वर्ग है जिसके पास पैसा बहुत है और वो चाहता है कि हमें धक्के न खाने पड़े, लाइन में लगना पड़े सरकारी जो सिस्टम में होता है, तो उसके लिए एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ये खुलेंगे, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलेंगे, तो एक छत के नीचे वो अपना पूरा चेकअप करा सकता है, पूरा इलाज कर सकता है, और वो भी 5 स्टार फैसिलिटी के साथ। स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा निवेश है, लेकिन एक कहा जाता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश को हम लोग 4 क्षेत्रों में लेके देखते हैं, पश्चिम क्षेत्र को पिछड़ा माना जाता है आर्थिक रूप से, हो या फिर मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर यूनिवर्सिटीज की बात करें, लेकिन पूर्वी क्षेत्र भी होता है, लेकिन आर्थिक रूप से वो भी माना जाता है, पश्चिम क्षेत्र भी। लेकिन बड़ा निवेश उसमें देखने को मिला है कि 45% से अधिक, 45% से अधिक वहां पे मिला। लेकिन मैं आपसे पूछ रही कि क्या इन क्षेत्रों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, और खोले जाएंगे तो किस तरीके से? सरकार की पॉलिसी बहुत है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, यानी 75 जिलों में कोई जिला ऐसा नहीं बचेगा जहां पर मेडिकल कॉलेज ना हो। तो ये जो आपको हेट्रोजेनिसिटी दिखती है या डिफरेंशिएशन दिखता है कि अब जैसे लखनऊ है, इसमें 8 मेडिकल कॉलेज हैं, आप बरेली में जाइए वहां पर 3 मेडिकल कॉलेज हैं, तो ये जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिसप्रोपोर्शनेट है मेडिकल कॉलेज का, ये अब तो हो गया सो हो गया। लेकिन आगे आप देखिए सरकार की मंशा है कि कोई भी जिला बिना मेडिकल कॉलेज या बिना बड़े अस्पताल के अछूता न रह जाए। तो इसलिए सरकार तय करेगी कि कौन कौन से एरिया हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज की जरूरत है, वहीं पर ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये थे डॉक्टर सूर्यकांत जो कि केजीएमसी में हैं, और इनका साफ तौर पे कहना था कि देखिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो निवेश को लेकर लगातार उम्मीदों का किरण एक जगह हुआ है। मेडिकल के क्षेत्र को देखा जाए तो 35,000 करोड़ से ज्यादा का हमें निवेश प्राप्त हुआ, ऐसे में उत्साह होना लाजमी है। लेकिन आज बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स का दूसरा दिन है, ऐसे में डॉक्टरों से बात करना बेहद जरूरी था। सूर्यकांत का साफ तौर पे, सूर्यकांत के चेहरे पे भी आपने देखा कि खुशी जाहिर है कि क्योंकि स्वास्थ्य क्षेत्र से आते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में जब निवेश होता है तो कैसे लोग उस क्षेत्र के उत्साहित होते हैं। कैमरियाज के साथ मैं जनता टीवी लखनऊ। जिक्र करेंगे सहारनपुर का, जहां पर यूबी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 पर बोलते हुए इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद सडाना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट से उद्योगपतियों, व्यापारियों के अनुकूल वातावरण में तब्दीली आई है और उनको अनुकूल वातावरण मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समिट का इंडियन इंडस्ट्रीज को खासा लाभ मिलने वाला है और देश प्रदेशवासी इस समिट से लाभान्वित भी होने वाले हैं। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। की रहे हैं, क्या माहौल है, उद्यमियों में कितना उत्साह है, और सरकार भी इसे बहुत प्रोत्साहित कर रही है, आप जान ही रहे हैं। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं बहुत सारे उद्यमी आए हैं, और जैसे डीएम सर ने बताया कि हमारा लक्ष्य 57,000 करोड़ का था और 88,000 करोड़ का लक्ष्य हमने पा लिया है। और इसमें सारे संगठन, खासकर इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भी बहुत बढ़ चढ़कर एज ए पार्टनर काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में संस्था का नाम लिया। संस्था के लोग बहुत इसे सराह रहे हैं क्योंकि सरकार की ये मंशा बहुत पॉजिटिव है, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होने से सबको एक ऊर्जा मिल रही है, वो बढ़। G20 शिखर सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के चलते एक बार फिर से गोमती रिवर फ्रंट भी आकर्षण का केंद्र बन गया है। एलडीए ने रंग बिरंगे फूलों और जगमगाती लाइटों से सजी 18 नावों को गोमती नदी में उतारा है। रात के समय नदी में ये नावें जगमगाते दिए की तरह लग रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख चौराहों, मार्गों और स्थानों पर सौंदर्यीकरण के अलग अलग आकर्षण के केंद्र बनाए गए हैं और इस क्रम में गोमती रिवर फ्रंट की साज सज्जा करने के साथ यहां नदी में चलने वाली नावों को भी सजाया गया है। शहर में आने वाले आगंतुकों को इसका नजारा बेहद मनोरम लगेगा।
वहीं लखनऊ में संजय सिंह और संदीप पाठक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए, जिसमें संदीप पाठक ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने इस देश को एक सकारात्मक राजनीति दी है। यह ऐसी राजनीति है जिसमें शिक्षा का, स्वास्थ्य जैसी चीजें हैं। साथ ही इस देश में दो तरह की राजनीति होती है, एक सकारात्मक राजनीति और दूसरी नकारात्मक राजनीति होती है। सकारात्मक राजनीति के जनक अरविंद केजरीवाल हैं, ये उनका कहना है। उत्तर प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। आम आदमी पार्टी नगरीय निकाय का जो चुनाव है वो पूरी ताकत से लड़ेगी। इस चुनाव में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में 17, म्यूनिसिपल काउंसिल में 200, शहर पंचायत में आपके 546, तो टोटल ये 763 के आसपास सीट्स है जिस पर चुनाव होने वाले। आज हमारी यहाँ पर इस मुद्दे पर समीक्षा बैठक थी। इस समीक्षा बैठक में हमने अपने संगठन को चुनाव के आधार पर बड़ा करने का, विकसित करने का, सुसज्जित करने का प्लान बनाया। आम आदमी पार्टी के संगठन के महामंत्री और राज्यसभा में हमारे साथी सांसद संदीप पाठक जी का आगमन लखनऊ में हुआ है और पूरा दिन भर उत्तर प्रदेश के नगर निकाय के चुनाव के संबंध में उन्होंने समीक्षा बैठक की। 763 नगर निकायों में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्रिकेट मैच को जीरो वेस्ट और सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मैच बनाए जाने पर लखनऊ नगर निगम को सम्मानित किया गया है। आयोजन को जीरो वेस्ट बनाए जाने के लिए क्रिकेट मैच के दौरान सूखे कचरे को 11 तरह से अलग अलग करने के बाद रिसाइकलर्स को भेजा गया। फिर गीले कचरे को एकत्रित करने के बाद ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर के जरिए प्रसंस्करण किया गया। तो वहीं जल संरक्षण के प्रति भी शहरवासियों को जागरूक इस दौरान किया गया था। संत कबीर नगर में जंगल कला में विचार गोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में निषाद समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के माध्यम से निषाद समाज के लोगों को अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए विचार साझा किए गए हैं। इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील सिंह साहनी ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि सभी लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ें, तभी निषादों का भला होगा, वरना उनके साथ हमेशा छल होता रहेगा। बेसिक रूप से निषाद युवा वाहिनी एक सामाजिक संगठन है। यहाँ पे हम लोगों ने एक विचार गोष्ठी आयोजित की है। आप देखे होंगे, देख रहे हैं मंच पे हमारे समाज के तमाम शिरोमणि विद्वान लोग मौजूद हैं। जैसे आदरणीय स्वर्गीय जमुना निषाद जी के सुपुत्र श्री अमरेंद्र निषाद जी हैं मंच पे, श्री रामनाथ निषाद जी हैं, श्री दिलीप निषाद जी हैं। तो हम लोग अपने निषाद समाज के लोगों के विचारों को सुनने के लिए कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से निषाद समाज के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी वीर शहीद तिलक माझी जी की जयंती पे उन्हें सत नमन करते हैं। और ये निषाद युवा वाहिनी के बैनर तले जो आज कार्यक्रम हो रहा है, ये समाज को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि निषाद समाज एक क्रांतिकारी समाज है। धामी सरकार ने प्रदेश में नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है, जिसके बाद बेरोजगार युवाओं की बात करते हुए कांग्रेस का आंदोलन लगातार जारी है। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि सरकार ने युवाओं की मांग को माना है और नकल विरोधी कानून को लागू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के पास अब करने को कुछ बचा नहीं, जिसकी वजह से वो युवाओं के आंदोलन का सहारा लेकर अपनी बात कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का भी ऐसा ही कुछ कहना था। उनकी माने तो नकल विरोधी कानून के आने के बाद नकल माफियाओं पर पूरी तरीके से नकेल कस जाएगी। साथ ही परीक्षाओं के नाम पर फैले भ्रष्टाचार पर भी विराम लगेगा। देखिए, मुद्दा विहीन कांग्रेस हो चुकी है। जो कल तक कहती कि सख्त कानून लाओ, आज सख्त कानून लाने के बाद किस बात का आंदोलन? आखिर उनके कार्यकाल के अंदर जितने घोटाले हुए वो सब विदित है, कोई सजा नहीं। और मैं कह सकता हूं कि पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको जड़ से निकालने का काम किया है। केवल कहीं भी किसी भी समाचार का, किसी भी एजेंसी के माध्यम से जब ये विषय निकल कर आता था कि इस परीक्षा में धांधली हुई है, उनके अपराधियों को सजा देने का काम पहली बार इस राज्य के अंदर हुआ है। देखिए, आदरणीय अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। जिस प्रकार से लगातार घटनाक्रम सामने आ रहे थे, और हालांकि इससे पहले जो कैबिनेट थी उसमें एक चर्चा भी हुई थी, और मुझे इसलिए भी इस बात को कहना कि हमारे युवा मुख्यमंत्री जी ने जब जब इस प्रकार के प्रकरण आए, उन्होंने बहुत सख्त
कार्रवाई उस पर की। आवश्यकता थी हमारे यहाँ, जिस प्रकार से ये घटनाएं बार बार सामने आ रही थी। तो अब जब ये कानून हमारे सामने आ गया है, एक अध्यादेश हमारे सामने आ गया है, तो आने वाले समय पे जो हमारा नकल माफिया हो या नकल करने वाले लोग हों, उन पे बड़ा शिकंजा ये अध्यादेश के माध्यम से कसेगा। एसआईटी की दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद लेखपाल और पटवारी परीक्षा के पेपर लीक मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि मामले में एसआईटी अभी तक 12 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल के पीछे भेज चुकी है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एसआईटी ने एक और अभियुक्त सुरेश उर्फ मंतू को हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त सुरेश प्रकरण के मुख्य अभियुक्त संजीव दुबे का मामा बताया जा रहा है, जिसने मोटी रकम के लालच में बिहारीगढ़ स्थित रिजॉर्ट में अभ्यर्थियों को पटवारी परीक्षा का पेपर पढ़वाने और उनकी निगरानी करने के लिए 20,000 रुपए एडवांस में दिए थे। एसआईटी द्वारा विवेचना की जा रही, जिसमें एजेई परीक्षा में जो है 2 लोग की गिरफ्तारी की गई, जो संदीप और अमित नाम के 2 लोग हैं और जो गागालेड़ी सहारनपुर के रहने वाले हैं। इनका जो उत्तराखंड में भर्ती घोटाले का विवाद कम नहीं हो रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं पर लाठीचार्ज होने के बाद से ही विपक्ष प्रशासन पर हमलावर हो रहा है। कांग्रेस बेरोजगार युवाओं की मांगों पर बीजेपी को घेरकर सीबीआई जांच की मांग कर रही है और आज इस मामले में काशीपुर के महाराणा प्रताप चौक पर कांग्रेस युवा मोर्चा ने जमकर प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी हुई। क्या कुछ कहना रहा प्रदर्शनकारियों का, सुनिए। वहीं आपको बता दें कि ये प्रदर्शन लगातार चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने साफ तौर पर कहा कि पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड में बेरोजगार युवाओं के मुद्दे पर सियासत लगातार रही है। कांग्रेस ने युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है, जिसके चलते आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी के नेतृत्व में पुलिस मुख्यालय का घेराव हुआ। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने धामी सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को बैरिकेडिंग की मदद से पहले रोक लिया गया, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों की तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। कि युवा सीबीआई की मांग कर रहा है, युवा भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात कर रहा है, युवा पेपरों को आगे बढ़ा, पहले भ्रष्टाचारियों को सीबीआई के माध्यम से पकड़वा कर फिर पेपर आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। तो युवाओं की इस मांग को दबाने के लिए सरकार साजिश के तहत नकल विरोधी कानून की बात कर रही है, लाने की बात कर रही है। देखिए, पूरे उत्तराखंड प्रदेश के युवा है और ये बड़ा चिंता का विषय भी है। और जो हमारा एक राइट से जो अधिकार है भाई अपनी आवाज़ को उठाने का, जिस तरह से रात्रि को बच्चों को बर्बरता के साथ जबरदस्ती उठाया गया, लाठीचार्ज किया गया, तो ये बड़ी निंदनीय वो है। आप जो है सरकारी लोगों को ला करके उनसे बातचीत करके ये कहलवा दोगे हमारी मांग मान ली गई है तो मान लेंगे। सेवारत कर्मचारी हैं उनमें से कुछ, उनकी हिम्मत है कि मुख्यमंत्री जी के सामने ये कह दें जो है उनके पास नौकरी वो भी खो दें। सरकार जब तक बेरोजगारों के संग न्याय नहीं करेगी तब तक हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से 307 जैसे धारे मुकदमे उन पर लगाए हैं, ये गंभीर है और सरकार का षड्यंत्र दिखता है। जो डेलीगेशन मिलने गया उसमें पवार को नहीं बुलाया गया, सरकार ने अपने लोग बुलाए, जिसमें एक पटवारी भी शामिल है। रुद्रपुर की अशोक लीलैंड फैक्ट्री पर आज जमकर बवाल हुआ। आत्मदाह को हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश और कांग्रेस नेता हरीश पनेरू ने अपने कपड़े तक उतार लिए। तो वहीं पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस की टीम उन्हें घेरती नजर आई और इस बीच पुलिस से भी जमकर अभद्रता हुई है। दोनों नेताओं के साथ प्रदर्शन में फैक्ट्री से निकाले गए डिप्लोमाधारी भी शामिल हैं। आरोप यह है कि फैक्ट्री प्रबंधन और उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की साठगांठ से युवाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से उन्हें जो डिप्लोमा दिया गया वो फर्जी है। उन्हें इस डिप्लोमा के जरिए किसी भी फैक्ट्री में नौकरी नहीं मिल रही है। बागेश्वर में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सूख रहे और सूख चुके धारे नालों को पुनर्निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष बागेश्वर बसंती देव पहुंची। कार्यक्रम में देवलधार के स्कूली बच्चों ने जल ही जीवन के स्लोगन के साथ अपने गांव के पारंपरिक पीने के पानी के स्रोतों को प्रस्तुत किया है। तो वहीं कार्यक्रम के संचालक विजय रावत का कहना रहा कि पर्यावरण को बचाने के लिए हमें अपने पारंपरिक पुश्तैनी धारों और नालों को पुनः जीवित करना होगा। देवलधार गांव छिना सांस्कृतिक कला मंच द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है।
धारे नौले को बचाने का और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी हैं, जिला मंत्री जी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी में कल होने वाली पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर महकमा अलर्ट मोड पर आ चुका है। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि पूरे जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिन पर पर्याप्त तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। साथ ही सीसीटीवी कैमरे और वीडियो कैमरे के जरिए भर्ती परीक्षा की मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी भी मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे। साथ ही परीक्षा देने आने वाले परीक्षार्थियों की पर्याप्त चेकिंग की जाएगी। नैनीताल जिले में कल 66 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा पटवारी भर्ती की होनी है। इसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसमें सीसीटीवी हर परीक्षा केंद्र में लगाया गया है, वीडियो कैमरे का व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त चेकिंग फ्रिस्किंग की भारी व्यवस्था की गई है। प्रत्येक कैंडिडेट की चेकिंग होगी। मेरा सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वो 2 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की चेकिंग होगी। आपसे ये भी अनुरोध है कि कोई भी मोबाइल गैजेट, इवन घड़ी भी आप लेकर के ना आए, क्योंकि उसको फिर आपको बाहर उतार के जाना पड़ेगा। उसकी व्यवस्था आपको स्वयं करनी पड़ेगी। परीक्षा केंद्र के अंदर कोई भी चीज़ नहीं जा सकती है। इसलिए मेरा पहले ही आपसे अनुरोध है कि ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी ना लाएं जिसे आपको रखने में समस्या का सामना करना पड़े। तो एसएसपी ने आपसे निवेदन किया है, जनता टीवी भी आपसे निवेदन करता है कि आपकी सुविधा आपकी जिम्मेदारी है। परीक्षा केंद्रों में जा रहे हैं तो किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ना लेकर के जाइए। मोबाइल फोन्स, घड़ी या फिर किसी और तरह के गैजेट्स आपके पास नहीं होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपके पास पेपर्स होने चाहिए, पेन होना चाहिए, जिनका परीक्षा में इस्तेमाल होना है। जनता टीवी की अपील आप स्वीकार करें और परीक्षा जो है निष्कंटक हो, ये हमारी कामना है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2 मिनट के अंदर 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। अलीगढ़ में हैवानों के हौसले बुलंद। हैवान ने शादी में आई नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को दिया अंजाम। आरोपी मौका पाकर हुए फरार। बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। प्रयागराज में 4 साल की मासूम बच्ची का कुएं में मिला शव। रेस्क्यू टीम की मदद से बच्ची का शव कुएं से निकाला गया बाहर। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। यमुनापाल इलाके के औद्योगिक थाना क्षेत्र का यही पूरा मामला। खीरी में दुष्कर्म पीड़िता ने थाने के गेट पर खाया जहर। पीड़िता की बिगड़ी हालत। पुलिस ने आनंद फानंद में महिला को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। 1 साल पहले पीड़िता ने दर्ज कराई थी एफआईआर। जालौन में 8 में वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। 8 थाना क्षेत्र के खिलाफ की कड़ी कार्रवाई की मांग। थाना अध्यक्ष पर वीएचपी जिलाध्यक्ष से अभद्रता और बदसलूकी का आरोप लगाया। सांसद हेमा मालिनी की मांग पर रेलवे ने 100 करोड़ की योजना करी तैयार। ब्रॉड गेज में बदलेगा मथुरा से वृंदावन के बीच मीटर गेज रेलवे लाइन। रेलवे विभाग ने जगह खाली करने का दिया आदेश। अमेठी में नौनिहालों के भविष्य के साथ ही किया जा रहा है खिलवाड़। शिक्षा के बजाय बच्चों से करवाई जा रही है मजदूरी। बच्चे बालू ढोने के लिए मजबूर। बालू ढोते बच्चों का वीडियो तेजी से हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। मुसाफिर खाना के कंपोजिट विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बाराबंकी में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। नसबंदी कराने आई महिला को दिया गया एनेस्थीसिया। बिना ऑपरेशन के ही डॉक्टर हुए गायब। दिन भर बेहोश रही महिलाएं। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में लगी भीषण आग। ट्रक चालक और कंडक्टर ने कूदकर बचाई अपनी जान। कुछ ही सेकंड में ट्रक हुआ जलकर खाक। सुमेरपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर का बताया जा रहा है पूरा मामला। भदोही में गोपीगंज में प्रधानपति के अज्ञात लोगों ने जमकर कर दी पिटाई। कार में सवार होकर घर जा रहे थे प्रधानपति। आरोपियों ने पॉकेट में रखे 30,000 रुपए भी लूटे। अमरोहा के आदमपुर मार्ग पर विद्युत पोल से टकराई बाइक। हादसे में मासूम की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। मासूम का पिता गंभीर तौर पर हुआ घायल। घायल पिता को सीएचसी में कराया गया भर्ती। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।